Costing फटाफट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज लेकर आया हूं नए कंसेप्ट के साथ में, कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिसीजन मेकिंग में ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ें। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कॉस्टिंग के केस में यू आर रिक्वायर्ड से स्टार्ट करें और फिर क्वेश्चन को ऊपर से पढ़कर आए। तो फटाफट हम लोग कॉस्टिंग फटाफट में क्वेश्चन पर फटाफट एक नजर डालते हैं। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 20 सेकेंड तक रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रखें, क्वेश्चन को रीड करें। तब तक मैं क्वेश्चन को समझाता हूं कि क्या करना है। एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट ए बनाती है। ध्यान से सुनेंगे, प्रोडक्ट ए बनाती है और उस प्रोडक्ट ए को बनाने में एक कंपोनेंट लगता है एक्स। ये हमने क्वेश्चन में ऊपर इतना ही पढ़ा। फिर क्वेश्चन में सबसे नीचे आ गए, क्या चाहते हो तुम? मेक एन अप्रेजल ऑफ प्रपोजल। सबसे नीचे देखिए लिखा होगा यू आर रिक्वायर्ड में मेक अ अप्रेजल ऑफ प्रपोजल टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट एक्स एंड स्टेट वेदर द कंपोनेंट एक्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम द मार्केट। जो कंपोनेंट एक्स है उसको हम प्रोड्यूस करें या हम मार्केट से उसको परचेज करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपने उसका प्रिंट लिया हुआ हो, नहीं तो ध्यान से वहां पे देखिए, वहां लिखा है एज्यूम दैट नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। मेरे पिछले वीडियो में सबसे लास्ट में हम लोग अल्टरनेटिव यूज की बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, हम इधर जाते हैं तो इधर की कैपेसिटी खाली हो जाएगी, तो अगर इसका यूज है तो हम यूज कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है स्पेयर कैपेसिटी का कोई भी अल्टरनेटिव यूज नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखें, उसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अब बताएं कि स्पेयर कैपेसिटी का एंड स्टेट वेदर टू मैन्युफैक्चर और बाय कंपोनेंट एक्स। इफ योर डिसीजन इज टू बाय कंपोनेंट एक्स, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बाहर से खरीदें, which of the two alternatives for the use of spare capacity you will prefer? पहला ऑप्शन बड़ा क्लियर था कि हम परचेज करें या मैन्युफैक्चर करें। दूसरा उसने ब्रैकेट में लिख दिया कि स्पेयर कैपेसिटी का कोई यूज नहीं है। अब वो कह रहा है इवैल्यूएट अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अब स्पेयर कैपेसिटी पर फोकस है कि उस स्पेयर कैपेसिटी का अल्टरनेटिव यूज पर इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन करें मतलब पता करें कि अल्टरनेटिव यूज करने पर क्या फायदा होगा। एंड स्टेट वेदर टू मैन्युफैक्चर। अब इसका मतलब पहले में स्पेयर कैपेसिटी का यूज नहीं है, दूसरे में है। ठीक, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आएगा कि हमारे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या है। हमको उस स्पेयर कैपेसिटी को तो पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे ऑप्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपोनेंट एक्स है और प्रोडक्ट हमारा ए है। प्रोडक्ट ए की हर यूनिट में, एक यूनिट ऑफ कंपोनेंट एक्स लगता है। मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाएंगे तो कंपोनेंट एक्स की एक यूनिट ही लगेगी। और प्रोडक्ट ए की बजटेड आउटपुट इज 1,20,000 यूनिट। कह रहा है कि हमको जो प्रोडक्ट ए है उसकी हमें 1,20,000 यूनिट बनानी है। तो एक यूनिट में एक लगता है, तो 1,20,000 यूनिट में कितना कंपोनेंट लगेगा दोस्तों? कंपोनेंट एक्स भी 1,20,000 यूनिट्स ही लगेगा। इसका मतलब हमको कंपोनेंट एक्स की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है?
हमको कंपोनेंट एक्स की 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ठीक, पहली दो लाइनों का ये मतलब निकला। अब पहली दो लाइनों के बाद नीचे लिखा हुआ है द कॉस्ट डिटेल्स, मतलब उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी डिटेल्स की बात कर रहा है कि कॉस्ट डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट एक्स फॉर 10,000 यूनिट्स। लेकिन जो कॉस्ट डिटेल नीचे दे रखी गई है वो कंपोनेंट एक्स की दे रखी गई है, लेकिन वो केवल 10,000 यूनिट की है। वो केवल कितने यूनिट्स की है? 10,000 की। इसका मतलब जो कॉस्ट डिटेल है, कॉस्ट डिटेल ऑफ कंपोनेंट एक्स कितने यूनिट की? 10,000 यूनिट्स की। लेकिन हमको चाहिए कितनी? हमको चाहिए 1,20,000। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 10,000 में इतनी तो 1,20,000 में कितनी। ठीक, तो डायरेक्ट मटेरियल बोलता है $24,000 लगेगा। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 24,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 1,20,000 तो आ जाएगा 2,88,000। शायद 24,000 इंटू 12, 12 चौक 48, 4, 12 दूना 24, 50, 28, 2,88,000। एनी कंफ्यूजन्स? इसी तरह से डायरेक्ट लेबर 30,000 लगती है तो हो जाएगी 3,60,000। कैसे हो जाएगी? 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 1,20,000। और अभी यहां पर इसमें कोई ऐसा दिमाग और उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ता जा रहा हूं। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं। वेरिएबल ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 18,000 दे रखा है, तो उसको भी हम लोग करते हैं 18,000 अपॉन 10,000 इंटू 1,20,000। इसको काट दें, 4 यहां से गए, 4 यहां से गए, 12 8 96, 16,000। नोट कर लिया? अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, फिक्स ओवरहेड्स भी दे रखे हैं। आप बोलेंगे सर दे रखे हैं, फिक्स ओवरहेड का भी कैलकुलेशन करना चाहिए, और यहां पर मैंने डैश कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर फिक्स ओवरहेड आपने क्यों नहीं कंसिडर किए? अगर हम केवल ये निकाल लेते कॉस्ट डिटेल 10,000 की और 1,20,000 की क्या है, तब हम कैलकुलेशन में जाते। लेकिन हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो अभी हमने यहां पर इसको डैश की जगह क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, तब तक आपके दिमाग में ये चलता रहे कि सर ने ये क्वेश्चन मार्क क्यों छोड़ दिया है, क्यों ऐसा सर ने किया, तो जिससे कि आप लोग तब तक सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। अब हम लोग इसको 2 पार्ट ऑप्शंस कर देते हैं। ये क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अगर हम बनाएंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, और इसी के साथ में हम यहां पे क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ परचेज।
किसके लिए? ये सब किसके लिए है? ये सब कंपोनेंट एक्स के लिए फॉर 1,20,000 यूनिट्स। अब आप देखें ये एक स्टेटमेंट बन गया, राइट? ये क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इस लाइन को भी हटा देते हैं, अब यहां पर आ जाए कॉस्ट ऑफ परचेज किसकी? कंपोनेंट एक्स की। क्वेश्चन में देखें कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी दे रखी है। अगर हम कंपोनेंट एक्स को बाहर से खरीदते हैं तो देखिए टेबल के बाद दे रखा है द कंपोनेंट एक्स हाउएवर इज अवेलेबल फॉर परचेज एट द मार्केट एट ₹8 ईच। 8 रुपए पर यूनिट पर वो हमको बाहर से मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1,20,000 यूनिट्स खरीदते हैं 8 रुपए में, तो ये क्या हो जाएगा? 9,60,000। ठीक, इसका मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ बाई पर जाएंगे तो 960 खर्च होगा, और इधर जाएंगे तो हम टोटल कर दे 2 3 5 2 7 7 8 40 8 50 8 56 8 64 8,64,000, जिसमें कि फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया है। और आप सबका मन इसी बात पर लगाओ, सॉरी, एक फिक्स कॉस्ट को क्यों कंसिडर नहीं किया गया? हम लोगों ने अपने पिछले उसमें पढ़ा था कि कब फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेक और बाय की बात करेंगे तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, किससे? परचेज कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे परचेज कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को हमने कंपेयर कर लिया किससे? परचेज कॉस्ट से। तो फिक्स कॉस्ट को हमने यहां पर कंसिडर नहीं किया। और लिख देंगे फिक्स कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट या कंपोनेंट एक्स इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग बिकॉज द फैसिलिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू प्रोडक्ट ए। फिक्स कॉस्ट इज irrelevant for decision making as इसको नोट कर लें, ध्यान से समझ लें, फिर हम लोग इसके सेकंड ऑप्शंस पर आएंगे। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में उसने कहा था कि स्पेयर कैपेसिटी हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज। मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी का कोई और यूज नहीं है, तो जो भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट ए पर चली जाएगी, और इसलिए डिसीजन मेकिंग में फिक्स कॉस्ट को हम इंक्लूड कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया पार्ट 1। अब दूसरे ऑप्शन में बोलता है कि इवैल्यूएट करें। क्या बोलता है दूसरा ऑप्शन? इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव यूज। अब फिर क्वेश्चन में वापस जाए, जहां पर लिखा था कि कंपोनेंट एक्स को 8 में खरीदेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑल्टरनेटिव यूज में क्या चीज ला रहे हैं। तो कह रहा है
In the event of company deciding to purchase the component X from market, अगर कंपनी ये तय करती है कि कंपोनेंट X को मार्केट से लाएं, the company has two alternative views. अगर प्रोडक्ट X को मार्केट से खरीदा तो जो कैपेसिटी स्पेयर रह गई उसके मेरे पास दो अल्टरनेटिव है। पहला, रेंट आउट द रिलीज कैपेसिटी, जो कैपेसिटी खाली रह गई उसको रेंट आउट कर दे 1 रुपी पर आवर, 1 रुपए घंटे के हिसाब से। दूसरा, मैन्युफैक्चर करे कंपोनेंट वाई, फिर से वो जो स्पेयर कैपेसिटी है अगर उस स्पेयर कैपेसिटी को हम रेंट आउट कर दें, लेट आउट कर दें रिलीज कैपेसिटी को, एक ऑप्शन। दूसरा, उसमें हम प्रोडक्ट वाई को कंपोनेंट वाई बनाए विच कैन बी सोल्ड एट 8, जिसको हम 8 रुपए में बेच सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो को ध्यान से सोचें, सुने, उसमें मैंने बताया था कि अगर अल्टरनेटिव यूज, यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से पिछले वीडियो में जाएं कॉस्टिंग फटाफट के और उसको ध्यान से पढ़ें। वहां पर मैंने बताया था कैसे अल्टरनेटिव जनरेट हो सकता है। तो कहता है कैन बी सोल्ड एट 8, जो कंपोनेंट वाई हम बना रहे हैं वो 8 में बेचेंगे। द कॉस्ट डेटा, और उसको प्रोड्यूस करने का डेटा मेरे पास दे रखा है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को, जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं तब तक इस टाइम का भरपूर इस्तेमाल करें। यही कॉस्टिंग सिखा रही, जब तक सर बोर्ड साफ कर रहे हैं तब तक ये नहीं कि चाय पिए, उठकर चले जाएं, फोन कॉल्स अटेंड कर लें, दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिए, हेलो डियर व्हाट आर यू वियरिंग टुडे, है ना, कुछ मत करें। तब तक इस समय का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन को फिर से देखें और वापस चले जाएं, वीडियो को पॉज कर करके देखें। अब उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास जो स्पेयर कैपेसिटी बचेगी उस स्पेयर कैपेसिटी को या हम लेट आउट कर देंगे या हम उसको, लेट आउट मतलब रेंट आउट की बात कर रहा हूं, और या हम कंपोनेंट वाई को प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए, रेंट आउट कर दो या तुम कंपोनेंट वाई को प्रोड्यूस कर दो। तो हमने ठीक है, अभी हम लोग करते हैं। आप सोचेंगे सर ये 3 आपने क्यों बना दिए? एग्जिस्टिंग तो काम कर ही रहे हैं हम कंपोनेंट एक्स को, 8,64,000 में 864 में हमने बनाने का काम किया था, वो तो मेरा चलेगा ही। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मेक, और ये मेक कौन सा है? जो एग्जिस्टिंग था। एग्जिस्टिंग में हमारी क्या आ रही थी? वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी। वो वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000 यूनिट्स को बनाने के लिए थी। कितनी थी? 8,64,000। कनेक्ट हो रहा है मेरी बात से? ये तो एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी हम करके आए हैं। अगर हम नहीं करते हैं, इफ रिलीज्ड कैपेसिटी is rented out, पहला ऑप्शन क्या था कि हम रिलीज कैपेसिटी को रेंट आउट कर दें। ठीक, इसका मतलब क्या कहना है? पहला ऑप्शन था कि हमने 1,20,000 कंपोनेंट एक्स प्रोड्यूस किए, ठीक, विद नो स्पेयर कैपेसिटी, हैविंग अल्टरनेटिव यूज। दूसरा, हमने प्रोड्यूस नहीं किए, हम पूरी जो कैपेसिटी है उसको रेंट आउट कर देंगे। जब रेंट आउट करेंगे तो 9,60,000 रुपए जो आपको कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो तो खर्च करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब हम प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, अब हम सारा बाहर से खरीद कर लाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ
बाइंग किस ऑप्शन में? हम सेकेंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या थी? 1,20,000 यूनिट एट द रेट ₹8। कितना पैसा खर्च होगा? 9,60,000। अगर हम अपनी कैपेसिटी जो प्रोडक्शन में लगा रहे थे नहीं लगाएंगे तो कैपेसिटी स्पेयर हो जाएगी। उस केस में हम स्पेयर कैपेसिटी को रेंट आउट करेंगे, लेकिन हम फिर प्रोडक्ट ए को बाहर से, कंपोनेंट एक्स को बाहर से परचेज करेंगे तो मेरे पास 9,64,000 रुपए तो खर्च हो जाए, 9,60,000 खर्च हो जाएंगे, 9,60 खर्च हो जाएंगे, लेकिन लेट आउट करने से पैसा कुछ आएगा। तो हमने कहा इसमें से हम लेस कर देंगे क्या? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कितनी बोल रहा था वो क्वेश्चन में? देखे ₹1 पर आवर, कहीं लिखा था एट द रेट ₹1 पर आवर। अब क्वेश्चन आता है कि सर वो रिलीज कैपेसिटी में कितने आवर्स लगते थे, तभी तो हम 1 पर आवर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन में पीछे आइए, कहीं इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। डायरेक्ट लेबर आवर देखिए, कह रहा है डायरेक्ट लेबर आवर एट द रेट ₹5 पर आवर। 10,000 यूनिट में 30,000 रुपए खर्च होते हैं, लेबर 30,000 है और रेट पर आवर कितना है? 5 रुपए। तो हमने यहां पर कैलकुलेशन किया रिलीज्ड कैपेसिटी का। कितना दिया है? डायरेक्ट लेबर आवर आपको दे रखी थी 30,000 रुपीज एट द रेट 5 पर आवर। इसका मतलब 30,000 कितने के लिए था? ये 10,000 यूनिट्स के लिए था। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5 तो 6,000 आवर्स आ जाएगा। कितने यूनिट्स के लिए आ जाएगा? 10,000 यूनिट्स के लिए आ जाएगा। जबकि हमको बनानी कितनी थी? 1,20,000 यूनिट्स। यूनिटरी मेथड पर चले जाए तो इसका मतलब हमको कितने आवर्स लगने थे? 72,000 आवर्स लगने हैं। 72,000 आवर्स लगने हैं तो 72,000 आवर्स एट द रेट 1 की बात करेंगे तो हमको रेंटल इनकम कितनी मिल जाएगी? 72,000 मिल जाएगी। इसका मतलब 9,60,000 परचेज कॉस्ट है, पैसा जाएगा और 72,000 हमको बच जाएगा, तो 8,88,000। इस ऑप्शन में कोई नहीं था तो बनाने में 864। अब तीसरा ऑप्शन था, जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि रिलीज कैपेसिटी में यूज्ड फॉर प्रोडक्ट वाई। कंपोनेंट वाई। अब कंपोनेंट वाई की इंफॉर्मेशन देख लें, क्या कहता है? कह रहा है मैन्युफैक्चर कंपोनेंट वाई विच कैन बी सोल्ड फॉर 8 पर यूनिट, और 10,000 यूनिट का आपको डेटा दे रखा है। मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स करके आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसी तरह जो कंपोनेंट y जब हम बना रहे हैं तो कंपोनेंट y का डायरेक्ट लेबर दे रखा है क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान से देखिए, 15,000 रुपीज एट द रेट ₹5 पर आवर। इसका मतलब 3,000 आवर्स लगते हैं फॉर 10,000 यूनिट्स। देखें कंपोनेंट y का कॉस्ट डेटा भी 10,000 यूनिट का दे रखा है। 10,000 और 10,000 सब मिला नहीं देंगे। ज्यादातर गलती क्वेश्चन में क्या होती है कि बच्चे जब 10,000 पढ़ते तो सोचते अच्छा x की बात हो रही है। यहाँ पर x और y का कॉस्ट डेटा का 10,000 यूनिट्स डेटा दे रखा है। इसका मतलब जब हम 1,20,000 यूनिट की बात करेंगे तो टोटल घंटे कितने लगेंगे? 36,000 आवर्स लगेंगे। ये कैलकुलेट करके हम लोगों ने रख लिया।
अब मेरे पास, ध्यान से सोचेंगे, 72,000 आवर्स रिलीज कैपेसिटी का था इस वाले ऑप्शन में, है ना। 72,000 आवर्स रिलीज कैपेसिटी का था, तभी तो हमने लेट आउट किया था 1 रुपए पर। अब हम कंपोनेंट वाई बनाएंगे, और जब कंपोनेंट वाई बनाएंगे तो उसी रिलीज कैपेसिटी में से बनाएंगे। रिलीज कैपेसिटी कितनी थी? 72,000 आवर्स की थी, और यहां पर 36,000 आवर्स में 1,20,000 यूनिट्स बननी है, तो हम 72,000 आवर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम y की कितनी यूनिट बना सकते हैं? हम y की यूनिट्स बना सकते हैं 2,40,000 यूनिट्स। बच्चों यहां ध्यान से सुनेंगे, जो रिलीज कैपेसिटी है, जब हम कुछ नहीं बना रहे हैं, तो 72,000 आवर्स की रिलीज कैपेसिटी है, राइट। कंपोनेंट y को बनाने में केवल 3,000 घंटे लगते हैं 10,000 यूनिट में। मेरे पास 72,000 आवर्स अवेलेबल है, तो हम 72,000 आवर्स में हम कितनी यूनिट बना सकते हैं? तो 10,000, 3,000 घंटे में 10,000 यूनिट, तो एक में 10,000 बटे 3, इसलिए 72,000 घंटे में, करेक्ट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 10,000 यूनिट्स बनाने में 3,000 घंटे लगते हैं, तो अगर मेरे पास 72,000 आवर्स हो अवेलेबल, तो हम कितनी यूनिट बनाएंगे? आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है? करेक्ट। तो 72,000 आवर्स में हमने 2,40,000 यूनिट्स बनाई। अब कंपोनेंट वाई जो है, उसको हम सेलिंग प्राइस कितना है कह रहा है, हम उसको बेच सकते हैं कितने में? 8 रुपीज में। सेलिंग प्राइस कितना है? 8 रुपए। तो हमने सोचा देखिए इससे कंट्रीब्यूशन क्या आता है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल 30,000 है 10,000 यूनिट के लिए, तो हमने कर दिया लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया? 3 रुपए। 30,000 रुपए खर्च हो रहे हैं 10,000 यूनिट में, 3 रुपए हो गया। फिर मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितनी खर्च हो रही है? 15,000, तो डायरेक्ट लेबर हो गई 1.50। फिर वेरिएबल ओवरहेड खर्च हो रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 9,000 है 10,000 यूनिट में। फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड 90 पैसे हो गई। और उसके बाद आपको वेरिएबल एक और दे रखा है, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 21,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये वेरिएबल हो गए 2.1। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटा देंगे, तो यू विल गेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर ले, कितना आएगा? 50 पैसा पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आया? 50 पैसा। अब आ जाइए वाई ऑप्शन के लिए। अब हम जब वाई ऑप्शन में जाएंगे तो 9,60,000 तो हमको खरीदनी ही खरीदनी। 9,60,000 तो कॉस्ट ऑफ बाइंग है। प्रोडक्ट एक्स को हम जब रिलीज कैपेसिटी है, इसका मतलब प्रोडक्ट एक्स हम बाहर से ही खरीदेंगे। और प्रोडक्ट वाई बनाने में कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कंपोनेंट वाई कितना? 2,40,000 यूनिट बनाई और 50 पैसे कंट्रीब्यूशन था, तो 1,20,000 रुपए बच जाएंगे। $8,40,000 करेक्ट। आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब सबसे कम यहां पर कॉस्ट आई, तो डिसीजन क्या होगा कि हम जो कंपोनेंट एक्स है बाहर से खरीदेंगे, और जो रिलीज कैपेसिटी है उसमें हम कंपोनेंट वाई बनाएंगे और उसको 8 रुपए में बेच देंगे। उस केस में डिसीजन होगा थर्ड ऑल्टरनेटिव।
तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव 1, 2 एंड ऑल्टरनेटिव 3। एक बार क्विक फटाफट रिवीजन में, दो ऑप्शन थे, प्रोडक्ट एक्स बनाएंगे, स्पेयर कैपेसिटी का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, प्रोडक्ट एक्स को बाहर अगर नहीं बनाएंगे तो बाहर से खरीदेंगे तो रिलीज कैपेसिटी को रेंट पर दे देंगे। तीसरा, प्रोडक्ट एक्स को बाहर से खरीदेंगे और रिलीज कैपेसिटी में कंपोनेंट वाई बनाएंगे तो खरीदने और कंपोनेंट वाई से क्या मिलेगा उसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, और ये कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन है, ये सब वर्किंग नोट में है कंपोनेंट वाई का। तो यहां पर आकर हमने ये क्वेश्चन देखा कि कैसे हमने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से अगर आपको अच्छा लगा हो, लेकिन पहले उससे पहले मेरे पहले वीडियो को इससे देखें, उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, ऑप्शंस पर जाएं, ऑल्टरनेटिव्स को देखें, फिर इसके क्वेश्चन को देखें, पॉज करके सोचें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें, अपने दिमाग को चलाएं कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं और ये सब आपके पास है। तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना कतई मत भूलें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें, जो लोग लॉकडाउन में घरों पर बैठे हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं, उनके लिंक्स को भेजें सो दैट वो लोग भी बेनिफिट हो सके। टिल देन गुड बाय। अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे वादा करके जाता हूं, एक नए डिसीजन के साथ, एक नए ऑप्शन के साथ आऊंगा विद न्यू क्वेश्चन। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। टिल देन गुड बाय।